Hello and welcome everyone. Welcome to the channel and this is the second lecture on light class 10th फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है उसका ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ चीजें कवर करी थी, जैसे लाइट क्या होता है और लाइट का जो डुअल नेचर है। जब एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, लाइट हैज अ डुअल नेचर, इट हैज अ पार्टिकल नेचर, इट हैज अ वेव नेचर एंड इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये जो चीज है कि लाइट पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है, वेव जैसा भी बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सबसे पहले न्यूटन ने प्रपोज करी थी उनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट केवल पार्टिकल्स का बना हुआ है। उसके बाद किस तरीके से उसी एरा में न्यूटन के ही टाइम में जो एक फेमस साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगेंस, उन्होंने भी मतलब एक थ्योरी प्रपोज करी दैट लाइट इज अ वेव फिनोमिनन। और वहां पे उस टाइम पे न्यूटन को मतलब माना गया कि न्यूटन ही सही है, क्योंकि ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल एट दैट टाइम। और हाइगेंस को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया, और ऐसा मतलब वो पूरा उनको नहीं क्रेडिट मिला कि लाइट वेव है चाहे ऐसा कुछ भी। लोगों ने मान लिया कि लाइट केवल पार्टिकल ही है। हाइगेंस को बहुत ज्यादा परेशानी हुई इस बात को लेकर के। पर आफ्टर सम टाइम जब थॉमस यंग आए, ठीक है, थॉमस यंग इन 1801, एंड उन्होंने किस तरीके से लाइट का जो बिहेवियर, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया गया था, आप अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो अगर, तो आप चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। इससे आपको समझ आएगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से वहां पर वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट्स हुए और वहां पर किस तरीके से थॉमस यंग ने एक्सप्लेन किया जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो किन वजहों से बन रहा है, क्योंकि पार्टिकल नेचर तो पूरी तरह से ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हम लोग अभी थोड़ा सा समरी देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी मैंने जो भी कहा आपको शायद उतना ना समझ आया हो, पर अभी मैं समराइज कर दूंगा तो आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समरी ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले न्यूटन आए, ठीक है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी क्या थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, उसमें उन्होंने बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात भी सच है, इसमें कोई गलती नहीं थी। पर उन्होंने एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सप्लेन किया था, दैट लाइट जो है उसके पार्टिकल्स कुछ इंटरेक्शन कर लेते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त। तो ये बात वापस बाद में आकर के गलत साबित हुई। और उन्होंने जो बताया था कि जो टीनी पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स, कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया था कि टीनी पार्टिकल्स, जिनको कॉर्पस्कल्स कहते थे, ठीक है, उस टाइम पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो जो टीनी पार्टिकल्स हैं वो मतलब किसी से बाहरी किसी भी चीज से, एक्सटर्नली कोई भी चीज से अफेक्ट नहीं होते हैं। बाद में देखा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज बाद में आकर के गलत साबित हुई, ठीक है। तो ये न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो वहां पर बाद में गलत साबित हुई, लेकिन उस टाइम पे न्यूटन के ही टाइम पे, ठीक है, न्यूटन के ही टाइम पे एक फेमस साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगेंस, ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस, इन्होंने बताया कि लाइट इज अ वेव फिनोमेनन। तो वहां पे नहीं माना गया, न्यूटन को करेक्ट माना गया उस टाइम पे। क्रिश्चियन हाइगेंस को माना गया कि ये गलत कह रहे हैं, लाइट वेव नहीं है, केवल पार्टिकल्स हैं। लेकिन आफ्टर क्रिश्चियन हाइगेंस एक और साइंटिस्ट आए 1801 में, ठीक है, 1801 में थॉमस यंग, ठीक है, थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग फेमस नाम है YDSE, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये थॉमस यंग ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया, मैं इसको इरेज कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। अभी देखो, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर दो स्लिट ऐसा ऐसा छोटा है हमारे पास, ठीक है, स्लिट, स्लिट का मतलब बहुत स्मॉल होल, ठीक है, बहुत स्मॉल होल। और यहाँ पर एक स्क्रीन उन्होंने लिया, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो यहां से जब लाइट रे आया, तो अगर लाइट मान लो पार्टिकल है, तो पार्टिकल कैसा होगा, किसी पार्टिकल को अगर आप इस स्लिट से फेंकोगे तो बताओ ये आगे आके इधर ऐसा कहीं इधर आके आ जाएगा, फिर ऐसा इधर आ जाएगा, और हो सकता था कि इसका शैडो इधर बन जाता है, इस तरह की कुछ चीजें होती, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ बताओ, यहाँ पर बीच में जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं आ जा सकता था, वहां पर बताओ लाइट मतलब बीच से नहीं आ जा सकता था, वहां पे ब्राइट फ्रिंज बना। फिर उसके बाद कैसा बना, डार्क फ्रिंज बना, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज बना। तो ये चीजें देखने को उस टाइम पर मिली, ठीक है, जो कि एक पार्टिकल नेचर से काफी अलग तरह की चीज है। और इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। क्या है? इंटरफेरेंस
पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेरा राइटिंग इधर उधर हो रहा है, बट आप उसको माइंड मत करना, ये मैं प्रीवियस वीडियो की समरी बता रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ आएगा तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न बना, जो कि केवल एक वेव ही शो कर सकता है। ठीक है, ये वेव का कैरेक्टर है, वेव ही इस तरीके की चीजें शो कर सकता है। तो लाइट को वेव फिनोमिनन के तौर पे भी कंसिडर किया गया बाद में। ठीक है, और उसके बाद लोग सोचने लगे कि लाइट वेव है कि पार्टिकल, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा था। पर 1905 में एक साइंटिस्ट आए, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, उन्होंने फिर वहां पर प्रपोज करा इन 1905। एंड जो अपने अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बताओ इनका जो सबसे मतलब आप जो खास बात थी, इन्होंने कभी कोई जिंदगी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया है। ही इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ठीक है, और बताओ बिना मतलब किसी और के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को देखकर, ठीक है, इनका ऑब्जर्वेशन इतना मतलब हाई स्टैंडर्ड था, इनका ब्रेन इतना डेवलप्ड हो चुका था, किसी और के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये कंक्लूजन्स दिया करते थे, और वो ऑलवेज 100% करेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, एंड ही इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। तो इन्होंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि पार्टिकल है कि नहीं है, वेव है कि नहीं है। जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशंस लेकर के अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थ्योरी प्रपोज करी कि लाइट इज मेड अप ऑफ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, दोनों जैसे बिहेव करते हैं, लाइट पार्टिकल जैसे भी बिहेव करते हैं, वेव जैसे भी बिहेव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लाइट किधर से अभी पास हो रहा है, लाइट जिधर से भी पास हो रहा है, ठीक है, अगर बहुत स्मॉल स्लिट से पास हो रहा है तो वहां पे वो वेव के जैसा बिहेव करेगा। अगर ज्यादा बड़ा डायमेंशन है ना, जैसे अगर मान लो आपके जैसे आप अपनी विंडो के पास कभी लाइट सनलाइट आते हुए अगर आप देखेंगे, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मली लाइट आया हुआ रहता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी चीजें आप देखते हैं वो नॉर्मल बड़ा डायमेंशन है, क्योंकि विंडो का डायमेंशन, विंडो की बनावट बहुत बड़ी है, तो वहां पे आपको नॉर्मल पार्टिकल जैसा बिहेव दिखेगा उसका, है ना। लेकिन अगर आप वही स्मॉल स्लिट से अगर आप लाइट को पास कराते हैं, देन वहां पे आपको वेव फिनोमेना देखने को मिलेगा। सो ये डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह के डायमेंशन से पास कर रहा है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन फ्रॉम विच इट इज पासिंग। ओके, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने वहां 1905 में ये चीजें हमें क्लियर कर दी थी। ओके, तो ये सारी चीजें थी। खैर, समरी की समरी क्या समरी है, क्या हमने समराइज किया चीजों को। अब हम लोग इस वीडियो में जो भी हमारा पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग चलते हैं उस पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पर, दैट इज लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें आप पहले से भी जानते होंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है। ठीक है, जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, हम उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप इसको नोट करते रहो साथ साथ, अगर आपको मजा आ रहा है तो। ठीक है, एंड शेयर करो, जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा मैं यूजफुल कंटेंट्स आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। सो ये देखो, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टार्स को ले सकते हैं, स्टार्स है ना, सन के पास खुद की लाइट है, मून के पास नहीं है। ठीक है, तो स्टार है, सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, सीएफएल है, अपना जो भी चीजें हैं, इस तरह की चीजें को आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इनके पास खुद का लाइट है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट इनको कहेंगे हम, जिनके पास खुद का लाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। और एक और चीज, इनके पास खुद की लाइट नहीं है, पर ये दूसरों की जो लाइट इन पे आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या स्कैटर कर सकते हैं हर डायरेक्शंस में। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट they can reflect light falling on them। ओके, उनपे जो भी लाइट फॉल करेगी उनको वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इजिली, या स्कैटर भी कर सकते हैं, और स्कैटर्स। ठीक है, स्कैटर्स द लाइट फॉलिंग ऑन देम, आप समझ लेना इसको। ठीक है, तो जो भी लाइट उनपे पड़ती है उनको वो पूरी तरह स्कैटर कर देते हैं। जैसे अब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया हमारे, बताओ, जैसे हम टेबल, चेयर, जो भी चीजें आप देखते हैं, ठीक है, इवन मिरर जो आपका है, तो आप देखते हैं वहां पर कोई भी चीज को कैसे देख पाते हैं, तो जो भी लाइट आ रही है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, अपनी अपने
और रिफ्लेक्ट कर देता है और स्कैटर कर देता है हर डायरेक्शन में, और जैसे ही वो हमारी आंखों तक आते हैं देन हम उन चीजों को देख पाते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का लाइट नहीं है बट वो दूसरों के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो रिफ्लेक्शन के बारे में एक बेसिक सा बात बताया गया है, आप सभी बचपन से जान रहे हैं, 7th-6 से हमने ये चीजें पढ़नी शुरू कर दी थी रिफ्लेक्शन वगैरह। तो आप देखो उसमें क्या आपने पढ़ा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब लाइट का बाउंस बैक होना। ठीक है, एक जगह पे गया उधर से बाउंस बैक होकर के वापस आया। ठीक है, वो कुछ रूल के अकॉर्डिंग बाउंस बैक होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट। तो मान लो यहाँ पर एक पॉलिश सरफेस है और ये इधर ऐसा मैंने ये जो इधर ऐसा किया हुआ है, इसका मतलब है कि लाइट अगर इस चीज पे फॉल होगी तो इस साइड को नहीं जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को नहीं आएगा, मतलब ये पूरा सिल्वर कोटेड है। ठीक है, लाइट इधर से पास नहीं हो सकता। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसा आया है ना, और ऐसा चला गया। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इधर आया और ऐसा चला गया, तो हम कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्शन फिनोमेना है। कैसे? तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर आप इधर करके ओ पॉइंट मान लो, तो ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है बताओ? बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रहा है। उस पॉइंट पे एक लाइट आया एंड देन वहां से बाउंस बैक होकर के चला गया। वो कुछ रूल के अकॉर्डिंग बाउंस होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी जस्ट इसके बाद। तो इसके बारे में बेसिक बताया जाता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर इसका मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको देना चाहता हूं कि देखो रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में आप जानते हैं कि मान लो अगर इधर एयर है एंड इधर कोई और मीडियम आपने ले लिया। ठीक है, कोई भी मीडियम, एयर वाटर इधर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्शन के केस में जो लाइट आता है, बाउंस बैक जो होता है वो सेम मीडियम में होता है। ठीक है, और एक्चुअल में लाइट यहाँ पे आप कह सकते हैं बेंड हो रहा है, तो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये आप कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है बताओ कि एक रे ऑफ लाइट आया एंड देन मान लो यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक है, इस तरीके से। तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, मान लो अगर इधर एयर है एंड इधर कोई अदर मीडियम, मरकरी, वाटर, कुछ भी आपने ले रखा है, डेंस मीडियम या कोई भी। ठीक है, तो जो भी लाइट रे आया, मान लो रेयर से डेंसर में या डेंसर से भी रेयर में गया, तो उस केस में क्या होता है, लाइट का बेंडिंग होता है लेकिन मीडियम चेंज हो जाता है। देयर इज अ चेंज इन मीडियम। ठीक है, मीडियम चेंज हो जाता है इन केस, मतलब है कि देयर इज अ चेंज इन मीडियम। तो वहां पे रिफ्रैक्शन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वहां पे आप कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस केस में आप क्या कह सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, ये एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो आप इसको पहले नोट कर लो, देन हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पर मान लो आपके सामने ऐसा एक मिरर है। ठीक है, या आप कह सकते हैं एक पॉलिश सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो लाइट रेज आपका ऐसा आया इस पॉइंट पे एंड देन ऐसा चला गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो क्या आपको समझना है कि जो लाइट आया और ऐसा चला गया, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, जैसे ये पॉइंट हमने ओ माना है, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सरफेस पर। तो हमारा सरफेस लेट से ये एम और ये हमने ऐसा मान लिया एम डैश है, एम और एम डैश हमारा सरफेस है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब जहां पे लाइट रे आके इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइट रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, एंड ये जो आपका वापस आ रहा है इधर से रिफ्लेक्ट होकर के, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जो आपका इंसिडेंट रे आया, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में हमारा ओ जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये चीजें आप जानते होंगे, आपको बोरिंग लग रहा है, आप लेक्चर को 2x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और जहां पे आपका मतलब की चीजें आएंगी वहां पे आप स्लो करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, उस पॉइंट पे हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस जो एम डैश है उसके परपेंडिकुलर उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं।
जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो सरफेस पे। तो ये नॉर्मल है। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपका फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे ऐसा, और ये आपका नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे आपका जो रूल है, ठीक है, लॉ है, वो क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत आराम से मैंने आपको समझाया है, इसमें कुछ और ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है, नॉर्मल चीज है यार। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इसका क्या है देखो, तो आप इसको कहीं लिख लेना नोट करके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लिख लेना ऐसा करके, फर्स्ट लॉ, एंड देन ये फिगर बना लेना, एंड यहाँ लिख लेना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन उसके बाद आपका जो सेकेंड लॉ है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड लॉ समझाता हूं, ठीक है। तो देखो आपका सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ, तो जो आपका ये हमने फिगर ऐसा बनाया, मैंने फिगर को भी इरेज कर दिया, बताओ। देखो मैं फिगर फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा इक्वल है फर्स्ट लॉ से। सेकंड लॉ में क्या बताया गया है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सेम प्लेन में है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो उसमें बताया गया सेकंड लॉ में, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप यहां लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब बताओ, प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं होता है, प्लेन का मतलब होता है 2D सरफेस, ठीक है। यहाँ पे प्लेन का मतलब है जो 2D सरफेस है, सरफेस का मतलब होता है प्लेन, ठीक है, सरफेस, किसी सरफेस के बारे में बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो ये जो हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है, जैसे मान लो ऐसा देखो, ये मान लो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई के बीच में ये चीजें ऐसी हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो ये तीनों चीजें किस में लाई कर रही हैं, सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं एक्स वाई के प्लेन में, एक्स वाई के सरफेस पर लाई कर रही है, ठीक है। प्लेन का मतलब होता है सरफेस, यहां मैं लिख देता हूं, प्लेन का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। तो सरफेस, तो ये आपको एक्स वाई प्लेन में लाई करे, मतलब आप कभी भी लो ना, अगर आप अपने पेपर पे भी बनाओगे, ठीक है, जैसे मान लो आप, मैं आपको बताता हूँ सिंपल एग्जांपल, आप नॉर्मली ये जो फिगर मैंने बनाया आप अपने कॉपी पे बना लो, ठीक है, एंड अपने कॉपी का पेज को उठा करके देखो, ठीक है, ऐसा मतलब उसको ऊपर करके देखो, जैसे नीचे रहता है ना पेज, उसको ऊपर करके पूरा देखो दोनों ओर से, तो देखो उस पेज के सरफेस पे ये तीनों चीज आ गया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, उसके सरफेस पर आ गया, उसके प्लेन पे आ गया। तो आप कह सकते हैं दिस इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो आप कह सकते हैं सेम प्लेन में है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, आप इस फिगर को बनाओ, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, अपने कॉपी पर, एंड जिस भी साइड आपने बनाया, अगर लेफ्ट साइड पे बनाया है, लेफ्ट साइड वाले पेपर पे या राइट साइड पे, उसको बस बीच में ले आओ उठा करके, ठीक है, उसको उठा करके बीच में ले आओ, दोनों ओर से देखो, आप देखो उसमें क्या दिखेगा आपको, उस पेपर पे ही वो बना हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तो वो एक सेम प्लेन में होता है, सेम सरफेस पर होता है, ठीक है, सेम सरफेस पर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, वैसे ये चीजें आप जानते होंगे पहले से ही, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ये जो भी फंडा था, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो हम लोग समझने जा रहे हैं, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो फिगर से ही आप समझ गए होंगे। फिगर देखो,
फिगर में आपको कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन मिरर, ठीक है, और यहाँ पे लाइट रे आया इस तरीके से एंड देन रिफ्लेक्ट हो गया है। तो देखो कितना आराम से रिफ्लेक्ट हुआ है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे। और यहाँ पर देखो क्या है आपका खुरदुरा सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस पे देखो रिफ्लेक्शन इरेगुलर हो गया है, इधर का इधर चला गया है, कोई रे इधर आ गया उधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। एंड जो ऐसा प्रॉपर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये सब चीज खैर उतना है भी नहीं, मतलब सिलेबस में है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इमेजेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेजेस क्या होते हैं, वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, इन चीजों को हम समझेंगे अभी। तो देखो पहले मैं वर्चुअल इमेज आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रियल इमेज के बारे में बताऊंगा। तो वर्चुअल इमेज में देखो क्या है बेसिकली, वर्चुअल इमेज जैसे प्लेन मिरर में आप कोई इमेज देखते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर में कोई इमेज देखते हैं, उस तरह के इमेजेस को हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ना ऑब्टेन हो सके, ठीक है, स्क्रीन पे ना ऑब्टेन हो सके, वैसे इमेजेस को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस। तो इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज, ओके। रियल इमेजेस किनको कहेंगे, अभी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। रियल इमेजेस हम किसको कहते हैं, वैसे इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। जैसे कि आप मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, मूवीज देखने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है बताओ, बड़े से स्क्रीन पे आपको चीजें दिखाई जाती हैं। तो वहां पे देखो आप बड़े से स्क्रीन पे जो भी इमेजेस रहते हैं वो बड़े से स्क्रीन पे होते हैं, तो वैसे इमेजेस को हम कहेंगे कैसा, रियल इमेजेस। और जो इमेजेस हम प्लेन मिरर के केस में देखते हैं, वैसे इमेजेस को हम कहेंगे वर्चुअल इमेजेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है। तो ये तो आपको थ्योरेटिकली आपने समझा कि वर्चुअल इमेज ऐसा है एंड रियल इमेज ऐसा है। अभी अगर आपसे कोई कहे कि यार बताओ किस तरीके से तुम डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो कि वर्चुअल इमेज कहाँ है और रियल इमेज कहाँ है, तो देखो जब आप रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जो वर्चुअल इमेजेस बनते हैं वहां पर क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, अगर अगर आपने वैसे पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ लिया होगा आई गेस अभी तक तो, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, देखो ये पोल कहते हैं इसको, ठीक है, मैं आगे की चीजें डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको ना समझ आए तो कोई बात नहीं, थोड़े एक दो लेक्चर के बाद आपको समझ जरूर आ जाएगा, ठीक है, वहां पे मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा। पर अगर आप पहले से जानते हैं तो देन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपका ये P यहाँ पे पोल है, ठीक है, और ये आपका फोकस है। तो अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो देखो इसके द्वारा पोल और फोकस के बीच में जब कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो आप कह सकते हैं, देखो ये एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसा ये पास कर गया, ठीक है, पैरेलल, पूरा पैरेलल भी नहीं कह सकते आप, ऐसा पास कर गया, उससे तो फोकस से पास करता है, मतलब मान लो इधर पास कर गया है ना, और ये इस तरीके से, और एक रे ऑफ लाइट ऐसा, ये यहाँ पर फोकस, यहाँ, एक सेकेंड, ये फिगर मैंने गलत बना दिया, लेट मी फर्स्ट इरेज इट, ठीक है, अभी मैं यहाँ आराम से बना देता हूँ। देखो ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये आपका पोल है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका मान लो ठीक है, ये फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर, तो मान लो कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया एंड देन इधर चला गया, ठीक है, पोल पे इंसिडेंट हुआ तो सेम एंगल बनाता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगा। एंड दूसरा आपका क्या है बताओ, कि ये ऐसा गया इधर से वापस आ जाएगा, ये हम मान लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था, ठीक है। जब इन दोनों रेस को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ऐसे इमेजेस को रे डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि वर्चुअल इमेजेस को कहते हैं जहां पर एक्चुअल में दो रे ऑफ लाइट कभी नहीं मीट करते हैं। ये हमने मान लिया है कि ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके कि इस पॉइंट पे जो है रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है। तो वैसे इमेजेस जहां पे कोई दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कभी मीट नहीं करते, कभी जाके एक पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं, हम बस उनको इमेजनरी मान लेते कि मीट किया हुआ इस पॉइंट पे, दैट इमेज वी कॉल एज वर्चुअल इमेज। डायग्राम के थ्रू ये आप समझ सकते हैं कि वर्चुअल इमेजेस वैसे इमेजेस जहां पे एक्चुअल में दो रे ऑफ लाइट कभी नहीं मिलते हैं। और एक रियल इमेजेस का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, रियल इमेजेस का एग्जाम्पल, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो रियल इमेजेस का किस तरह के एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ मान लो कॉनकेव मिरर मैंने सब बना लिया, ठीक है, और एक केस ले लो, कोई भी केस ले लो, या मान लो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गया तो वो पास करेगा किधर से, फोकस से, ठीक है, एंड एक रे ऑफ लाइट फोकस से गया तो वो किधर पास करेगा बताओ, पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया तो ये लाइन भी टेढ़ा हो गया, आप समझ लेना। तो यहाँ पर आपका इमेज इस तरह से बन जाता है, अपोजिट इमेज बनता है, ठीक है, रियल इमेज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है। तो यहाँ पर देखो दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में आकर के मिल रही है, ठीक है, दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में आकर के यहाँ पर कॉन्साइड हुई है एक जगह पर, एक जगह एक पॉइंट पे आकर मीटअप हुआ है इनका दो लाइट रेज का। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है दैट इज रियल इमेज, जहां पे एक्चुअल में दो लाइट रेज, ठीक है, दो लाइट रेज आके मीटअप होती हैं, तो वैसे इमेजेस को हम कहते हैं रियल इमेजेस। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया कि रियल इमेजेस क्या होता है, वर्चुअल इमेजेस क्या होता है। थ्योरेटिकली तो हम जानते हैं कि रियल इमेजेस वैसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, ठीक है, एंड वर्चुअल इमेजेस वैसे इमेजेस जो जब प्लेन मिरर में आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज समझ गए हैं आई होप। उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर जो हमने नॉर्मल घर में आपने अगर ड्रेसिंग टेबल हो या नॉर्मल जो मिरर हम लोग यूज करते हैं वो प्लेन मिरर कहलाता है, उसमें हमारा वर्चुअल इमेज हमें दिखता है। तो प्लेन मिरर के बारे में एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, ठीक है, कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। अभी ये क्या है फोकल लेंथ, ये सारी चीजें आपको थोड़ा समझने में हो सकता है, अगर किसी ने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा हो तो दिक्कत हो रहा होगा, पर अभी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं। तो आप समझो फोकल लेंथ क्या होता है। जैसे मान लो जैसे कॉनकेव मिरर के केस में हम कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में कैसा मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर का एक पार्ट है कॉनकेव मिरर, ये वाला, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर भी क्या है बताओ, स्फीयर का एक पार्ट है। तो आप देखो इसका एक फोकल लेंथ होता है जो रेडियस ऑफ, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट होता है, मान लो इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो आपका फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ, यानी जो फोकल लेंथ एफ से लिखते हैं वो होता है r/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये हम लोग फोकल लेंथ जानते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लेन मिरर ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये होता है प्लेन मिरर हमारा। तो एक चीज ध्यान से देखो, प्लेन मिरर के केस में ये देखो ध्यान से, मैं एक फिर से यहाँ कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। अगर आप यहां से यहां तक पॉइंट को काटेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, ये पॉइंट ए मान लो, यहाँ से पॉइंट बी मान लो, और इन दोनों को कट करके आप इधर लेके आ जाओ, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, है ना, इतना कट करके आपने लाया। तो ये भी देखो क्या है, एक स्फीयर का ही एक पोर्शन कटा हुआ है जो आपको एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। तो ये जो प्लेन मिरर है आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्फीयर का पोर्शन कटा हुआ है जो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। और बताओ ये भी एक तरह से हो सकता है कि किसी स्फीयर का ही पार्ट हो, है ना, नहीं समझ रहे, मतलब ये जो इस तरह से स्ट्रेट कटा हुआ है ऐसा प्लेन, ठीक है, ये ऐसा इस तरह से, इस तरीके से। और ये भी हो सकता है किसी इनफाइनाइट स्फीयर जिसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो काफी बड़ा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी वो काफी बड़ा हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्लेन मिरर जो है इसका फोकल लेंथ क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा, किसी बहुत बड़े स्फीयर का, मतलब ये स्ट्रेट पूरा दिख रहा है, इसका मतलब सोचो कितना बड़ा स्फीयर होगा इस साइड को, है ना, इस साइड को सोचो, तो उस पूरा तरह से आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया, बोलो, इन्फिनिटी हो गया। सो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है वो कैसा होता है। तो आप जानते हैं वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसा होगा, तो वो वर्चुअल इमेज होगा। अब एक और चीज समझना इसमें जरूरी है, जैसे प्लेन मिरर मान लो यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा खड़ा है, ठीक, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, या मान लो 10 या 15 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है। तो इमेज मिरर के अंदर जो इमेज होगा वो भी 15 सेंटीमीटर के अंदर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा मिरर से, ठीक है, ये जो इमेज बन रहा होगा। एंड ऑब्वियसली दिस इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, अभी लेटरल इन्वर्जन भी हम लोग समझेंगे कि वो क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर की अगर दूरी से है मिरर से, एम यहाँ पे मैंने मिरर मान लिया है, तो मिरर के अंदर जो इमेज होगा वो भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा ऑब्जेक्ट से। अब ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मिरर के अंदर उतना सारा। जैसे मान लो मिरर से आप अगर थोड़ा नजदीक आओगे, मिरर के आप नजदीक आ गए, यहां तक आ गए, ठीक है, यहां पर आप आ गए, नजदीक आ गए, तो इमेज भी क्या होगा, मिरर के अंदर क्लोज आ जाएगा, है ना, इमेज भी तो क्लोज आ जाएगा। आप दूर जाएंगे तो मिरर इमेज भी दूर जाएगा, मिरर के अंदर दूर जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितना दूरी पर है, मिरर के अंदर जो इमेज है, ठीक है, मिरर के अंदर जो
इमेज है वो भी उतना ही दूरी पर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी कितना होगा, तो वो हो जाएगा देखो यहाँ 15 एंड यहाँ पर भी कितना होगा बताओ 15 सेंटीमीटर, दैट वुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है क्या बताओ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी थी, इंपॉर्टेंट चीज था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद समझेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, इस पे जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो टॉपिक हमें समझना है दैट इज व्हाट इज वी कॉल एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो जैसे फिर से मैं यहाँ पे एक मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, प्लेन मिरर हमने बना लिया, ध्यान से देखो ये हमने ऐसा ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, तो अगर आप देखे होंगे ध्यान से, अगर आप मिरर के सामने जाके अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे, ठीक है, आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड को आपने ऊपर किया अपना खुद का लेफ्ट हैंड, तो जो इमेज है उसका राइट हैंड ऊपर होगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा समझना ध्यान से है। देखो यहाँ पर ये मिरर है और ये क्या है बताओ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिरर है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का मान लो ये वाला एंड जो है लेफ्ट हैंड है और ये वाला मान लो राइट हैंड है, मान लिया हमने। तो इसने अगर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, इसने अपना अगर लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, तो जो इमेज के डायरेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है, सॉरी इमेज के पास जब आप जाएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, इमेज साइड में आप जब जाएंगे तो अगर ये अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है, तो अगर इमेज की ओर अगर आप खड़े होंगे इमेज की तरह, तो वहां पे उसका राइट हैंड रेज कर रहा होगा, उसका राइट हैंड रेज कर रहा होगा। इस चीज को आप फील कर सकते हैं कैसे, आप मिरर के सामने जाओ, आपके सामने अगर ड्रेसिंग टेबल है या बड़ा सा मिरर है, आप उसके सामने जाओ, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करो या राइट हैंड, जो मन आपको, आप ऐसा ऊपर करो। ठीक है, लेफ्ट या राइट, और इमेज के पोजीशन में एक आदमी को अपने सामने खड़ा कर दो। ठीक है, तो आप अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज की पोजीशन में जो आदमी आपके सामने खड़ा होगा, आप अपने कन्वेंशन के लिए आप उसको खड़ा कर सकते हैं अपने सामने, तो उसका राइट हैंड अपवर्ड होगा। ठीक है, राइट हैंड उठ रहा होगा, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं द साइड वेज रिवर्स इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। सो आई होप आपको ये लेटरल इन्वर्जन क्या है समझ आ गया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि 30-35 मिनट्स की वीडियो ही अपलोड करूं ताकि आप इसको पूरा देख पाए। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, मजा आया आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो, एंड सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को जो अभी 10th में है, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड्स चूंकि अभी 2 महीने बाद है बोर्ड्स, तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उनको उतना ज्यादा मदद मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा आपको, अगर पूरा आप पहले से ही रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं तो आप इसको 2x पे चला के देखो ना। ठीक है, प्लेबैक स्पीड जो है 2x पे देखो, 1.57 पे देखो, 75 पे देखो, तो वहां पे आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो आगे आने वाले वीडियोस हैं, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, वो सैंपल पेपर्स को लेकर सॉल्व करूंगा, एनसीईआरटी एंड जो आपका जो भी प्रेस्टिजियस बुक है, जैसे एस चांद के जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, या आपका जो भी आप जो लोग एनटीएससी या एलन वेलन के एग्जाम दे रहे हैं, टफ जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट दिखाओ। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट्स लेकर आ पाऊंगा। सो टिल देन, थैंक यू।